हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. अडन। W.H. अडन, इनका पूरा नाम है विस्टन ह्यूग अडन। क्या नाम है इनका? विस्टन ह्यूग अडन। तो आपको जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस सब के राइटर का नाम याद होना चाहिए। क्लियर ना? जैसे अपना क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर W.H. अडन। अगर याद नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे राइटर के नाम के लिए एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको सारे राइटर का नाम याद हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लाइन बाय लाइन, बिल्कुल हिंदी में अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर आपको 2 लाइन उसमें से उठा के दे दे और पूछे कहाँ से लिया गया, कि इसके राइटर कौन है, कुछ भी तरह का क्वेश्चन होगा आपसे 100% बनेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले W.H. अडन जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्टन ह्यूग अडन, बॉर्न इन 1907। W.H. अडन जी का जन्म 1907 में हुआ एंड डाइड 1973, और उनकी मृत्यु 1973 में हो गई। हु वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, उन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, वो भी किसके लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। उनका जो कलेक्शन था, उनका जो कविताओं का जो संग्रह था, वो एक बुक का नाम था एज ऑफ एंजाइटी, और इसी के लिए उन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए आगे हम लोग वाज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब याद रखिएगा बहुमुखी होता है। क्या होता है? बहुमुखी, मतलब बहुत सारे चीज़ के जानकार, मतलब बहुगुणी नहीं, इस टाइप के थे, है ना, वर्सेटाइल। एंड इंटेलेक्चुअली वाइगरस पोएट। इंटेलेक्चुअली मतलब जानते हैं बौद्धिकता, है ना, बौद्धिक गुण में बहुत था। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक। वाइगरस पोएट, वाइगरस मतलब बौद्धिक, और वाइगरस जबरदस्त, एकदम बेजोड़ मस्त कवि थे, है ना, और बुद्धि विवेक तो बहुत भरा पड़ा ही था, और साथ ही साथ वो बहुत चीज़ों के जानकार, मतलब लगभग क्षेत्र में उनका जानकार थे, लगभग क्षेत्र के बहुत चीज़ों के जानकार, इसीलिए उन्हें बहुमुखी भी कहा जाता था। क्लियर ना? नेक्स्ट आगे इसी में इसके बाद वर्स ड्रामेटिस्ट। ये क्या थे? वर्स ड्रामेटिस्ट। वर्स मतलब जानते हैं जी, ये गाना गा के कोई भी ड्रामा लिखता है ना, गाना गा के ड्रामा को, जैसे देखिए क्या, पहले आप लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, कोई भी चीज़ जो देखते थे, गीता वगैरह, तो वो एक मूवी टाइप का था, स्टोरी टाइप का था। लेकिन जब ये अनुराधा पौडवाल, जानते हैं ना अनुराधा पौडवाल? हाँ, अब अनुराधा पौडवाल क्या की, गीता को, रामायण वगैरह को, महाभारत वगैरह को सबको गा गा के समझा दे। मतलब इनका जो ये लिखा करते थे, ये गीत के रूप में लिखा करते थे, तो गाना गा के भी लोग समझ सकते थे। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। तो वर्सेटाइल, वर्स ड्रामेटिक्स मतलब ड्रामा तो लिखते थे, ये तो नाटक तो किया करते थे, लेकिन वो किस टाइप के थे? गाना के टाइप का नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट क्रिटिक। क्रिटिक नेक्स्ट वो क्या थे? क्रिटिक थे। क्रिटिक मतलब जानते हैं जी, क्रिटिसाइज करना, किसी का बुराई करना, कमी ढूंढना किसी में, हाँ, तो क्रिटिक टाइप के भी थे। ट्रांसलेटर एंड एडिटर, देखिए ये ट्रांसलेटर भी थे। ट्रांसलेटर मतलब ये तो बहुगुणी थे ही, बहुत चीज़ तो जानते ही थे, और साथ ही साथ ये ना कोई भी भाषा को, किसी भाषा में हिंदी को संस्कृत में, इंग्लिश को हिंदी में, है ना, पंजाबी को तेलुगु में, कोई भी अनेकों तरह के वो क्या करते थे, वो ट्रांसलेटर टाइप के थे, मतलब वो टाइप कर दिया करते थे, मतलब वो ट्रांसलेट कर दिया करते थे किसी भी भाषा में। और उसके बाद क्या है? एडिटर। एडिटर आप लोग जानते हैं संपादक, संपादक का भी वर्क कर चुके थे। किस काम, कौन सा काम कर चुके हैं? संपादक का भी वर्क कर चुके थे W.H. अडन जी। ओके, इतना बात समझ में आया?
चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में। पोएट्री पोएट्री टू हिम वाज सीरियस गेम। इनके लिए जो पोएट्री जो थी, कविता जो थे, एक सीरियस गेम के तरह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पोएट्री इनके लिए सीरियस गेम हुआ करता था। मतलब कविता जब वो लिखा करते थे, तो एक सीरियस गेम के तरह, लेकिन दिल से लिखा करते थे। इधर उधर हवे में इनका काम नहीं होता था। मतलब पोएट्री वो बहुत सीरियस, गंभीरता से कविता को लिखा करते थे, है ना, हल्के में नहीं लेते थे। ओके जी, चलिए आगे हम लोग। विच शुड डिफाइन पीपल सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जानते हैं जी, जागरूकता होता है। क्या होता है? जागरूकता। ये सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं आत्म जागरूक थे। सेल्फ मतलब आत्म जागरूक थे। मतलब जो भी इनकी कविता होती थी, लोगों को, आत्मा को जागरूक कर देता, लोगों को झकझोर देता। यार रियल में ये तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैसे लिखे हैं वैसा ही तो रियलिटी में होता है ना। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता था ना, इनके कविता को पढ़ने के बाद लोगों का बढ़ जाता था। ओके जी, नेक्स्ट। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली इफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। बात समझ में आया? बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली इफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। लेकिन ये जो भी लिखा करते थे, खास बात ये था इनके कविता में कि उनकी कविता में न तो कोई व्यक्तिगत राजनीति का बात होता था और न ही कोई धार्मिक रीति रिवाज को लेकर उनका कोई प्रभावित होता था। उनका मेनली फोकस होता था लोगों पे, है ना, लोग के जीवन से रिलेटेड होता था, न कि राजनीति की बात होती थी और ना ही धर्म उनकी बात हुआ करती थी उनके कविता में। ओके, हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट मतलब याद रखिएगा, दर्शाना होता है, दिखाना होता है। क्या होता है? दिखाना होता है, दर्शाना होता है। उनका जो पहले वाली, जो अर्ली मतलब पहले वाले, उनका जो पहले वाली जो कविता होती थी वो दर्शाती थी, दिखाती थी हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेक्ट्स एंड आइडियाज़। और इससे पहले आजकल ना सुधर गए हैं, क्या आजकल सुधर गए, इधर आके सुधर गए W.H. एडन जी। बट इनका भी जो पहले वाला जो कविता हुआ करता था, उसमें ये भी खूब पॉलिटिक्स की बात किया करते थे, है ना, खूब पॉलिटिक्स की बात किया करते थे, उससे आइडिया लिया करते थे, अपना भी विचार उसमें दिया करते थे। इस टाइप के थे लोग। नहीं कहता है धीरे धीरे सुधर जाता है, वही ये भी सुधरे, लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले। ओके, बट हिज लेटर पोएम्स आर वर्सली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, है ना। आगे चल के वो क्या किए, बाद में जाके वो क्या किए, सब क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड या फिर ज़्यादातर पर्सनल टोन पे आधारित हुआ करता था उनका। जो भी कविता बाद में जाके जो भी उनका कविता वगैरह होता था, वो तो या तो क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड होता था या फिर पर्सनली टोन पे आधारित होता था। क्लियर? एज अ टेक्नीशियन Aden explored a variety of stanza from and meters। मतलब ये हुआ जो कविताएं लिखने के लिए एक ये अलग प्रकार के टेक्निक का प्रयोग किया करते थे। क्या करते थे? कविता लिखने के लिए ये एक अलग प्रकार का टेक्निक का यूज किया करते थे, है ना। स्टेंजा में मीटर के आधारित करके, कैसे करके? स्टेंजा में क्या करते थे? मीटर आधारित करके किया करते थे। आगे, ही हैड अ पैसन, उनका शौक था, आदत था, पैशनेट थे फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स। आर्किक वर्ड जानते हैं जी? आर्किक वर्ड मतलब होता है प्राचीन वर्ड। कैसा वर्ड? प्राचीन वर्ड, मतलब पुराने ज़माने का वर्ड लिया करते। जब उनका एक शौक था, पैसन था, यानी आदत था, जो भी चीज़ वो लिखा करते अपनी कविता, तो उसमें प्राचीन वर्ड को लिया करते थे। कैसा वर्ड को? प्राचीन, पुराने ज़माने वाले वर्ड को लिया करते थे। विच मैक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिससे उनके कविता को अभी के समय में सोचना थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता था, समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। ओके, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने क्या किया है, वो क्या किए, लेफ्ट हो गए, छोड़ दिए इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्या किए, छोड़ दिए अर्ली एज 1939, मतलब करीब करीब लगभग 1939 में। कब, लगभग 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और परमानेंटली हमेशा के लिए अमेरिका में जाके सेटल हो गए, शिफ्ट हो गए, रहने लगे। ओके ना। अडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। अब अमेरिकन फेज, अब उनका देखिए क्या है, जन्म तो हुआ था 1907 में ही, है ना, और 1939 में इंग्लैंड छोड़े, मतलब ये 32 साल तो कहाँ रहे, इंग्लैंड में, और 32 साल के एज के बाद वो रहे अमेरिका में। तो इससे क्या हुआ, इनका जो वर्क था, जो भी काम अपने जीवन में किए, जो भी चीज़ लिखे, उस चीज़ को दो भागों में बांटा गया। एक तो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड वाले भाग, और दूसरा अमेरिकन फेज। एक ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। चलिए नेक्स्ट, द नोटेबल वर्क्स। नोटेबल मतलब याद रखिए महत्वपूर्ण होता है, प्रसिद्ध होता है। नोटेबल वर्क्स ऑफ इन इंग्लिश फेज आर द ऑरेटर्स। क्या है, ऑरेटर्स। दूसरा द डेंस ऑफ डेथ। तीसरा लुक स्ट्रेंजर एंड स्पेन एंड अनोदर टाइम। ये सब इनका जो भी कला था, जो कलाकारी किए, जो भी कुछ लिखे, जो भी वर्क किए, वो सब कहाँ का था, इंग्लैंड वाला था। द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेजेज। अब अमेरिका में आके क्या क्या किए वो देखिए, इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, दूसरा फॉर द टाइम बिगिनिंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स, द परजेंट लिरिक। और ये सब था, वो सब जो था वहाँ का अमेरिका वाला था। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं द परजेंट लिरिक, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जिस पे, वो कौन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। ये जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सब तो अमेरिका वाला था, बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो कविता है, इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब जानते हैं ना, निराश होता है, हताश होता है, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, है ना। मतलब अपनी ये जो कविता जो अभी बात कर रहे हैं उस कविता में, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, ये जो कविता है, ये कवि बता रहे हैं कि जीवन की निराशा को बताता है, हताशता को बताता है। द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, है ना। एस्पिरेशन मतलब जानते हैं आप लोग, इच्छा होता है, आशा होता है। क्या होता है, इच्छा होता है, आशा होता है। आर नॉट फुलफिल्ड मतलब बोल रहे हैं, मतलब ये आकांक्षाएँ जो हैं, इच्छाएँ जो हैं लोगों की, वो फुलफिल नहीं हो सकी। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, है ना। मतलब और ये जो अकेलापन है, अकेलापन के ही एहसास में प्रत्येक व्यक्ति जीते हैं और मर जाते हैं। बस यही सब के बारे में कवि बताते हैं अपने चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये कवि जो हैं अपने W.H. अडन जी, ये पत्तियों के माध्यम से, है ना, पेड़ के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को रिलेट करके इस कविता में बताए हैं। वैसे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्तियाँ तेजी से गिरती जा रही है। क्या, अब पत्तियाँ तेजी से गिरती जा रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्स टू द गेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, है ना। देखिए यहाँ पे आप कुछ वर्ड याद करते हैं। नर्सेस मतलब होता है छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे, है ना। नर्सेस मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे, है ना। नर्सेस मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे के फूल। और दूसरा ग्रेव्स मतलब याद रखिएगा कब्र होता है। ग्रेव्स मतलब नेक्स्ट
प्रेम्स, प्रेम्स मतलब होता है वो पटेला कहते हैं इसे, या गुड़कुन्ना समझते हैं, गुड़कुन्ना, हाँ जो गुड़कते रहता है, गुड़कते गुड़कते कहीं पहुंच जाता है ना, इस टाइप का हुआ। मतलब इस पैराग्राफ में डब्ल्यू.एच. एडन जी कहना चाहते हैं कि देखिए इंसान जब जिंदा रहता है तो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, बहुत कुछ पाना चाहता है ना, पर सब कुछ उससे नहीं मिल पाता। हौले 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 ये गुड़कुन्ने की तरह, प्रेम्स की तरह गुरुकते 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 वो व्यक्ति है समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का टाइम समाप्त होता है, व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, बट उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट विस्परिंग क्या है? विस्परिंग मतलब यमराज। विस्परिंग मतलब याद रखिएगा यमराज जी होते हैं जो आते हैं, याद है ना, यमराज है ना, या मृत्युदाता भी कह सकते हैं यमराज। नेवर्स लेफ्ट द राइट, है ना, लेफ्ट एंड राइट मतलब यमराज जो हैं दाएं बाएं नहीं देखते, वो आते हैं तो सीधे डायरेक्ट लेके ही चले जाते हैं। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, है ना, रियल डिलाइट। डिलाइट मतलब जानते हैं ना जी, सुख होता है, खुशी होता है ना। मतलब जो यमराज जी आते हैं तो हम लोग जो खुशी में आनंद में जो रहते हैं, है ना, वहाँ से वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं, लेके चले जाते हैं हम लोग को बीच में ही छोड़ के, है ना, सारा प्रोग्राम पूरा भी नहीं होता और लेके चले जाते हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और मतलब वो जो अपना हाथ जो उतना एक्टिव रहता है, उतना कुछ कुछ करते रहते, इधर उधर करते रहता है, वो फ्रीज हो जाता है, ठंड हो जाता है, ठंड पड़ जाता है और कुछ करने लायक नहीं रह पाते हैं। ऐसा कुछ ही ना, यमराज जब आते हैं तो पूरा पश्चिम कुछ ना देखते हैं, हम लोग को सीधा दाएं बाएं बिना देखे सब खुशी से मुंह मुड़वा लेते हैं, लेके चले जाते हैं, और मेरा हाथ पैर जो होता है फ्रीज हो जाता है, ठंड जैसे हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं हम लोग। ओके, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। नीज मतलब जानते हैं, सेपरेट नीज में पृथक घुटना। क्या होता है जी? पृथक घुटना होता है ना। मतलब ये हुआ हम घुटनों के बल गिर जाते हैं, हम घुटनों के बल गिर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, अकेले हो जाते हैं और कोई साथ नहीं देता। बस यमराज जी आते हैं और लेके चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फ्लावर्स वुडन इन आवर ट्रैक। बोल रहे हैं जो सैकड़ों लोग तो पीछे मर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी लकड़ी के पटेलों में बंद हैं। अब वो पटेला गुड़कते गुड़कते जाएगा, है ना। बहुत लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग तो मर भी चुके हैं और कुछ लोग अभी भी बंद हैं पटेले में, है ना। आर्म्स रेज arms raised stiffly to reprove, arms raised stiffly to reprove in flash attitudes of love। राइटर जी भगवान से खपा है, यहाँ पे गुस्से हैं, नाराज हैं, गुस्से में है एकदम। जब जाना ही था भगवान, जब लेके जाना ही था, तो क्यों ये झूठी प्यार, है ना, कोई ये झूठी मोहब्बत के चक्कर में फंसाया। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ऐसा वैसा, ये सब झूठे प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्यों फंसा दिए भगवान जी। मैं अब से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, है ना। जब ले ही जाना था तो काहे का मोह माया भगवान। नेक्स्ट, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, and the nightingale is dumb and the angel will not come। समझ रहे हैं। स्टार्विंग मतलब याद रख सकते हैं भूख से मरना। क्या है स्टार्विंग मतलब? भूख से मरना। और लीफलेस वुड मतलब शुष्क वन। क्या होता है? शुष्क वन। और ये देखिए ना,
ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग मतलब आत्माएं चीखती पुकारती। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग मतलब आत्माएं चीखती पुकारती, आत्माएं जो होती है चीखती पुकारती। एंड डम मतलब तो चुप होता है, क्या होता है, डम मतलब चुप, और एंजल मतलब देवदूत। इसको पैराग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कवि, और यहाँ पहले तो आप ला के झूठी मूठी प्यार मोहब्बत में फंसा दिए, और जब फंस गए तो बीच से खींच के लेके चले गए। और यहाँ अब कोई नाचने गाने वाला भी नहीं बचा, लग रहा है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब इनकी रक्षा के लिए कोई देवदूत भी नहीं आएंगे। अब जब एक बार डेथ लेके चला गया तो उनकी रक्षा के लिए देवदूत भी नहीं आएंगे, न कोई नाचने वाला है न कोई गाने वाला है। भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब आपको ले ही जाना होता है तो काहे का प्यार, काहे का मोहब्बत। नेक्स्ट कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, which white waterfall could bless, travels in their last distress, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड अगर जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड मतलब क्या, पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियाँ। क्या होता है, पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियाँ। नेक्स्ट है ब्लेस मतलब होता है बचाना, आशीर्वाद होता है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है या बचाना होता है ना। वो भी कब, बचाना होता है। अब देखिए लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम बाधाओं से, लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम बाधाओं से। भगवान आगे इतनी ठंड है जिससे बचना असंभव है, आगे इतनी ठंड है जिससे बचना असंभव है, पर ये पहाड़ों की प्यारी प्यारी चोटी है हमें बचा सकती है। अब कोई नहीं बचाने वाला, न भगवान आने वाले न कोई आने वाले, सारे अपने भी छोड़ दिए, है ना। अब अगर बचा ही सकता है तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी क्यारियाँ जो है वही हमें बचा सकती है अंतिम बाधाओं से। वो भी किससे, लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम बाधाओं से वही क्यारियाँ ही बचा सकती हैं। पर हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, और मेरी इच्छा भी अभी पूरी नहीं हुई है, और मुझे इतना कमज़ोर कर दिया गया है, इतना कमज़ोर हम हो चुके हैं जो हम उस क्यारी के पास भी नहीं पहुंच सकते जो मेरी अंतिम बाधाओं को उजागर करने वाली सीढ़ी है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को हर एक टॉपिक पे ऐसे ही लाइन बाय लाइन बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ, जो आपके लाइफ में 12th तो पास हो ही जाइएगा बहुत अच्छे मार्क्स से, बट साथ ही साथ इस तरह पढ़ने से आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि अपने इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी लगभग चैप्टर कराया जाता है। उम्मीद है अपना दोस्त को शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।